हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम सीआर की अपनी सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरएम के बारे में। और सीआरएम को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे फिर से सीरीज वाइज बना करके, क्योंकि है तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि एक वीडियो में तो इसको कवर ही नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बहुत ज़्यादा सीआरएम मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 से 6 और कभी कभी 7 क्वेश्चन भी इससे सीआरएम से पूछ लिए जाते हैं। जनरली ऐसे भी नॉलेज में रखना चाहिए, किसी भी इंटरव्यू में होगा वहाँ पर भी सीआरएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीजीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से पास फेल होना लगभग डिसाइड कर देता है ये सीरीज। और ये सीरीज थोड़ा टफ भी मानी जाती है, लेकिन हम इसको आसान भाषा में बना करके आपके सामने ला रहे हैं और कोशिश यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके डीजीसी में हो जाएंगे इस सीरीज पढ़ने के बाद। जब आप वीडियो को देखेंगे पूरा तो हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। इसको जनरली 9 सब पार्ट में बांटा गया है। एक तो सब पार्ट में 9 सब पार्ट है इसके सीआरएम के, और सीआरएम का सब पार्ट ए, बी और सी में आज यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सब पार्ट एक पहले बताते हैं कि क्या है, और इनका जो सब पार्ट है ना, इसका आप नाम जरूर याद रखिएगा। क्या नाम है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सब पार्ट ए का नाम है जनरल, इसको बस जनरल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सब पार्ट ए के अंतर्गत यही बताया गया है कि जो भी सीआरएम से अप्रूव्ड ऑपरेटर होते हैं उनके जो भी एयरक्राफ्ट हो गए वो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट होना चाहिए। कहाँ रजिस्टर्ड हो? इंडिया में। चाहे उनका जो मेंटेनेंस है उनके खुद से कैमो के द्वारा किया जाए या फिर किसी और के कंटिन्यूइंग एयरबेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाए। तो लेकिन अप्रूव्ड होने चाहिए इंडिया में ही, तभी जो है अप्रूवल मिलता है सीआरएम के तहत किसी भी ऑपरेटर को। सीआरएम जो इशू हुआ ए रूल 133 के अंतर्गत इशू हुआ। रूल तो भी जैसे कि इसका एक हम वीडियो बनाएंगे, इसमें सारे रूल्स ही रहेंगे, लेकिन जान लो इंपॉर्टेंट है। कोई भी जैसे 145 भी जो इशू हुआ था वो भी 133 ए के अंतर्गत ही इशू हुआ था। इशुएंस जो है 133 ए के अंतर्गत ही आता है। जो भी मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो है अप्रूव कौन करता है? डीजीसी अप्रूव करता है। और डीजीसी एज ए कंपीटेंट अथॉरिटी की तरह ही वर्क करता है। कंपीटेंट अथॉरिटी मतलब ये होगा कि जैसे कि कोई एक बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई एक बॉस हो गया और फिर छोटे छोटे उसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनको देखता है कि इनका काम कैसे हो रहा है, इनका काम हो गया कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया एम्प्लॉय, और बॉस मतलब डीजीसी हो गया। तो उसी बोलते हैं कंपीटेंट अथॉरिटी, चेक करता है कि कैसा इनका काम हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें थी पार्ट। सब पार्ट ए में, सब पार्ट ए में छोटा था, लेकिन बी, एम, सी और आगे वाले सब पार्ट इतने छोटे नहीं मिलने वाले आपको, थोड़ा बड़े बड़े होंगे। अब बताने वाले हम सब पार्ट बी में क्या रखा गया। सब पार्ट बी के अंतर्गत बताया गया है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। ओनर होता है, ओनर और ऑपरेटर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। जो भी किया जाती है ओनर ऑपरेटर, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब ओनर मान लो लीज हो गया उसके एयरक्राफ्ट, कोई लीज कोई और ले जा रहा है, तो जो लीज कराता है पर्सन जिसके पास जाती है लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये एयरक्राफ्ट के कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस का ध्यान रखे। एयरक्राफ्ट का जो प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन किया जाता है, तो नॉन शेड्यूल के लिए कुछ अलग नियम है और शेड्यूल के लिए कुछ अलग। नॉन शेड्यूल में छोटे छोटे प्लेन हो गए और हेलीकॉप्टर हो गया, तो उसमें जो है पायलट ही चेक कर लेता है प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन। लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए एमई की जरूरत पड़ती है, आपको ही पता है बातें। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो गए, शेड्यूल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए अथॉराइज पर्सन की जरूरत पड़ती है। ग्राउंड की डी आइसिंग करनी है, एंटी आइसिंग करनी है, तो उसके लिए हमें सीआर 145 का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, आपको ऐसे भी कर सकते हैं। और जो भी ओनर ऑपरेटर हो गए, अगर देखते हैं कि किसी प्रकार की अकरेंस रिपोर्टिंग है, कोई मान लो कि इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत ही जो है जो भी कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो है तुरंत जो है डीजीसीए को बताएंगे ओनर ऑपरेटर में से कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है। और जो अकाउंटेबल मैनेजर होता है ये चेक करता है कि जितने भी अकरेंस रिपोर्टिंग वगैरह हुई है, जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट है, वो मैन्युफैक्चरर को पता है कि नहीं, उसको संज्ञान में उसके होना चाहिए कि हाँ ये अकरेंस रिपोर्टिंग हुई है। और ऑपरेटर और ओनर का काम होता है कि वो डीजीसीओ को सबमिट करे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, और 72 आवर्स के अंतर्गत ही ये सारे काम करने होते हैं। चलिए अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कैसे मिलता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल। जब आप सब पार्ट भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी उसमें लार्ज और स्मॉल के बारे में, लेकिन उसको शॉर्ट भाषा में हम इतना बना लिए कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो है अप्रूवल उनको मिलता है, सीआरएम के अंतर्गत मिलता है। उनके पास कैमो होना चाहिए, कंटिन्यूइंग एविडेंस मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है सीआर 145 के अंतर्गत, सीआरएम
और CR 145 के अंतर्गत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिलता है। वहीं जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको जो है CR 145 और CRM सब पार्ट F के अंतर्गत अप्रूवल दिया जाता है, इस बात को याद रखना। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सब पार्ट C के बारे में। सब पार्ट C क्या है? सब पार्ट C है कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस के लिए। तो जितना भी कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस टास्क होता है इसके अंतर्गत हो गया टायर का इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, टायर की फ्लिफ्टिंग हो गई, ये सब कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस टास्क होते हैं। तो इसके लिए जो है ओनर या फिर ऑपरेटर जो है एक पर्सन को अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कर सके। अब एक पर्सन जो है DGCA से, मतलब DGCA को पता होना चाहिए कि उस पर्सन की ट्रेनिंग क्या है जिसको ऑपरेटर अपॉइंट कर रहा है इस काम के लिए, प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए। और उसके साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें कि किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग देनी है उस पर्सन को जिसको प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, वो ऑपरेटर के कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन में लिखा हुआ रहता है कि किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग देनी है कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन कोई पर्सन कर सकता है। अगर मान लो कोई डिफेक्ट है प्लेन में, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा डिफेक्ट है, तो पायलट के एंट्री होने से पहले प्लेन में उसको पता होना चाहिए, सभी जो है कैबिन क्रू हैं उन सबको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ प्लेन में ये सारी डिफेक्ट और जो भी हों छोटे मोटे सारी की ऐसे प्रॉब्लम्स है पता होना चाहिए उनको पहले ही जाने के। हम आपको बताने वाले नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन के बारे में कि क्या चीज़ होती है। सर्विस बुलेटिन, सर्विस लेटर, ये सब नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन इनका अप्रूवल जो होता है, ध्यान सुनिएगा सब क्वेश्चन आते हैं, इनका अप्रूवल जो होता है वो एक मैन्युफैक्चरर करता है, DGCA भी करता है और एक डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन भी करता है। ये तीन के तीनों नॉन मैंडेटरी इंफॉर्मेशन का अप्रूवल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है ये ओनर का काम होता है कि वो एक काम देखे कि सारे जो मेंटेनेंस वगैरह हो रहे हैं वो विद इन एक टाइम लिमिट के अंतर्गत हो जाने चाहिए, और अगर वो टाइम के अंतर्गत नहीं हो रहे तो वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोस्टपोन के लिए DGCA से परमिशन ले और DGCA को बताए। ओनर जो होता है एयरक्राफ्ट का, और DGCA को बताता है कि सर एक प्रॉब्लम है, अब हम इसको पोस्टपोन करना चाहते हैं अपने इस काम को, तो DGCA परमिशन देता है तभी पोस्टपोन कर सकता है। जितने भी कॉम्प्लेक्स मोटर पावर एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए एक रिलायबिलिटी प्रोग्राम बनाया जाता है। रिलायबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी हम मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं इसको थोड़ा अच्छे से कर सकें, तो वही सब होते हैं कि रिलायबिलिटी प्रोग्राम, उनके जो प्रोग्रेस पर उसको अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा सके। जो भी कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस का रिकॉर्ड वगैरह होता है मेंटेनेंस के बाद जो है विद इन 30 डेज, कोशिश तो है करें जल्द से जल्द बना ले उसको रिकॉर्ड सारे कंटिन्यूइंग एयर वर्थिनेस का, लेकिन मेंटेनेंस बाद कोशिश ये होती है कि विद इन 30 डेज उसको बना ले सारा का सारा रिकॉर्ड, उससे ज़्यादा और लेट ना हो रिकॉर्ड में। मॉडिफिकेशन हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब CR-21 के डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन से और DGCA से अप्रूव्ड होनी चाहिए अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन या रिपेयर कर रहे हैं एयरक्राफ्ट में। जो भी मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं इस साल में एक बार जो है एनुअली रिवाइव किए जाते हैं। वहीं पर ऑपरेटर और ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हुआ उसके बाद जब उसका सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस इशू होता है तो उसके बाद जो है जितने भी मेंटेनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसको 36 मंथ तक ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। वहीं पर कोई सर्विस लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट का मेंटेनेंस हुआ तो उसको भी जो है 36 मंथ तक रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में उसके रिकॉर्ड को। और वहीं पर आ जाए कि लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट का रिकॉर्ड कब तक रखा जाता है, तो वो जो है 1 ईयर तक रखा जाता है सिर्फ लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट का, तो 1 ईयर तक है। वहीं एडीज वगैरह जो हो जाते हैं इनका भी 1 ईयर तक रखा जाता है, और मॉडिफिकेशन और रिपेयर जितने किए जाते हैं इनका भी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में 1 ईयर तक ही रखा जाता है। और मेंटेनेंस वर्ड जहाँ जाए मेंटेनेंस के बाद रिकॉर्ड कब तक रखा जाता है, तो 3 ईयर तक रखा जाता है, 36 मंथ तक। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और सर्विस लाइफ लिमिट का मतलब क्या होता है कि लाइफ लिमिट का मतलब कि एक निश्चित लाइफ जिसके बाद जो कंपोनेंट वगैरह हो गए उनको रिटायर कर दिया था कि हाँ इनका काम अब नहीं, ये और काम नहीं कर सकते हैं, इनका यहीं तक काम था, तो इसको बोलते हैं कि सर्विस लाइफ लिमिटेड कंपोनेंट्स। और जितने भी सारे रिकॉर्ड होते हैं ये ओनर या फिर ऑपरेटर अपने पास रखता है, वो भी पेपर में हो सकता है, फिर लिखा हुआ है, फिर कंप्यूटर में हो सकता है। कंप्यूटर में तो 24 आवर में उसको अपडेट भी कर सकते हैं अगर, लेकिन वो लॉस हो गया, खो गया कहीं पर, तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और DGCA से एक बार बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि हम रिकंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं फिर से। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऑपरेटर के टेक्निकल लॉग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो आता है टेक्निकल लॉग के ऊपर, चाहे वो टाइम पीरियड पूछ लिया जाए, चाहे इनके सेक्शन के बारे में पूछ लिया जाए, ऐसा जनरली तो आना ही आना है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान सुनिएगा जो ऑपरेटर का टेक्निकल लॉग होता है। और कंटिन्यूइंग एयरवर्थिनेस टास्क, जो भी कंटिन्यूइंग एयरवर्थिनेस टास्क होता है उसके लिए ऑपरेटर एक टेक्निकल लॉग बनाता है अपना, जिसमें वो क्या क्या लिखता है।
जो भी एयरक्राफ्ट हो गया कि कितने टाइम पर वो टेक ऑफ किया है, कब लैंड किया, जो उनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है वो सारी चीज़ें लिखता है। कोई डिफेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, उन सारी चीज़ों को भी उसी टेक्निकल लॉग में ही वो लिखता है। 3 चीज़ों को लिखता है, क्या क्या? डिफेक्ट, डैमेज कुछ हुआ उसको लिखेगा, CRS जब इशू करता है मेंटेनेंस बाद उसको लिखता है, और उसके साथ साथ जो है क्या उनका रूटीन है प्लेन का उड़ने का, इन सब चीज़ों को भी, उनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस होता है एयरक्राफ्ट का, इन सब चीज़ों को भी अपने टेक्निकल लॉग में लिखता है। टेक्निकल लॉग का जो रिकॉर्ड होता है कितने टाइम क्लियर करा जाता है, तो 36 मंथ तक ऑपरेटर का टेक्निकल लॉग जो है रखा जाता है, जो भी उसमें जो उसने लिखा रहता है, क्योंकि उसमें लास्ट एंट्री की जाती है तो उसका 36 मंथ तक वो रखा जाना चाहिए। ऑपरेटर के टेक्निकल लॉग को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शन में, सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4, 5। सेक्शन 1 के अंतर्गत क्या आता है? सेक्शन 1 में ऑपरेटर और एयरक्राफ्ट का इंफॉर्मेशन रहता है कि ऑपरेटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार का एयरक्राफ्ट है, क्या उसका नंबर है, सारी चीज़ें रखी जाती है सेक्शन 1 के अंतर्गत। सेक्शन 2 के अंतर्गत मेंटेनेंस से रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं कि किस प्रकार से एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस हुआ है, कौन सा नेक्स्ट मेंटेनेंस इसका ड्यू है, और उसके साथ साथ CRS, सर्टिफिकेट रिलीज टू सर्विस, भी इसी के अंतर्गत आती है। जहां मेंटेनेंस है उसका CRS इशू होता है, पता ही आपको भी, तो CRS भी इसी में ही रखा जाता है। और ये तो तीसरी कंडीशन हो गई सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो है एयरक्राफ्ट कब टेक ऑफ किया, कब लैंड किया, इस प्रकार की सारी चीज़ें सेक्शन 3 के अंतर्गत रखी जाती हैं। सेक्शन 4 में होता है डिफेक्ट, और कोई भी प्रकार के हो गया, डिफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें सेक्शन 4 में रखी जाती हैं। सेक्शन 5 में रखा जाता है एयरक्राफ्ट जो कमांडर होता है वो किस प्रकार से अपना कांटेक्ट बनाएगा एमी से, तो इस सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन 5 में रखी जाती हैं। तो दोस्तों ये था CRM का सब पार्ट A, B एंड C, और इतना पढ़ लिए होंगे तो इन पार्टों से तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाने वाला, हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा इन पार्टों के ऊपर, तो ये सारे पॉइंट मैं बना पाया हूँ, वीडियो बना पाया हूँ। तो आई होप आपके लिए यूजफुल तो जरूर होगी। अगर CR की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, अभी तक नहीं किया हो, और लाइक करना वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।